अध्याय 70 द रैटिफिकेशन फर्स्ट टेरिटोरियल ट्रीटी फ्रेमवर्क का फॉर्मल रैटिफिकेशन अर्ली स्प्रिंग के एक थर्सडे को पैलेस के ग्रेट हॉल में हुआ, जिसमें 11 टेरिटरीज, न्यूली रिस्ट्रक्चर्ड हीरोज गिल्ड और इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। मैं ऊपर गैलरी से देख रही थी, इसलिए नहीं कि फ्लो पर मेरा वेलकम नहीं था। केल ने क्लियर कर दिया था कि एनालिस्ट की पोजीशन में फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के दौरान स्टैंडिंग प्रेजेंस शामिल थी, लेकिन मुझे गैलरी चाहिए थी। ओवरव्यू, वो एंगल जिससे आप पूरे कमरे की शेप देख सके, न कि सिर्फ अपने आसपास का हिस्सा। केलम सेंट्रल टेबल के लेफ्ट में खड़ा था, टेरिटोरियल कोalition के विटनेस की पोजीशन में। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे जो साफ तौर पर किसी ऐसे इंसान ने पहनाने में मदद की थी जिसके पास फॉर्मल कपड़ों के लिए उससे ज्यादा पेशेंस था। कुछ बटन्स गलत ऑर्डर में थे और उसे अभी तक ये पता नहीं था। उसके चेहरे पर एक ऐसे इंसान के एक्सप्रेशन थे जो ऑफिशियल दिखने की कोशिश कर रहा हो पर फंडामेंटली सिर्फ खुद जैसा दिखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। सेरेफीन राइट साइड में खड़ी थी, गिल्ड विटनेस, उसी प्रिसाइज कंपोजर के साथ जो वो हर फॉर्मल ओकेजन में लाती थी। प्रेजेंट, स्टिल, बिना किसी को स्पेसिफिकली देखे कमरे के हर इंसान से पूरी तरह अवेयर। गवर्नर टेलन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव्स की फ्रंट रो में थी। वो आए थी। मुझे पक्का नहीं था कि वह आएंगी। उनकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में रेवलेशंस हाल ही के थे और उनका प्रोसेसिंग अभी चल रहा था। लेकिन वो आई थी और वो स्ट्रेट बैक्ड पोस्चर के साथ बैठी थी जो एक ऐसे इंसान का था जो समझता था कि प्रेजेंट होना ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। केल सेंटर में खड़ा था। उसने फ्रेमवर्क का प्रियम्बल खुद पढ़ा। सेरेमनी के लिए नहीं, प्रियम्बल मेरा सजेशन था और यह यूजुअल ट्रीटी लैंग्वेज से अलग था। पॉलिटिकल फॉर्म्यूलेशन नहीं, एक्नॉलेजमेंट। ये फ्रेमवर्क इस रिकॉग्निशन पर बना है कि इसके पहले के स्ट्रक्चर्स इनकम्प्लीट थे। उसने पढ़ा। ये कंप्लीटनेस इस बात को समझने की मांग करती है कि क्या किस पर और किसके लिए बनाया गया था, और करेक्टली बिल्ड करने के लिए पहले जो इनकरेक्टली बिल्ड हुआ था उसका नाम लेना जरूरी है। हॉल में एक खास तरह का सन्नाटा था। उन लोगों का सन्नाटा जो इस तरह के कमरे में कुछ ऐसा सुन रहे थे जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। द फर्स्ट टेरिटोरियल ट्रीटी फ्रेमवर्क कोई कंक्लूजन नहीं है, यह एक फाउंडेशन है। उसने डॉक्यूमेंट से ऊपर देखा। फाउंडेशंस किसी बिल्डिंग का एंड नहीं होती, वे वो होती हैं जो बिल्डिंग को पॉसिबल बनाती है। साइनिंग में 40 मिनट्स लगे। 11 टेरिटरीज, द गिल्ड, द एम्पायर, हर सिग्नेचर को विटनेस और काउंटरसाइन किया गया। किसी ऐसी चीज का केयरफुल प्रोसीजरल आर्किटेक्चर जो टिकने के लिए बनी थी। जब ये पूरा हो गया तो केलम ने ऊपर गैलरी की तरफ देखा, सीधे मेरी तरफ, क्योंकि केलम हमेशा जानता था कि आप कमरे में कहाँ हैं, और अपनी आईब्रोज ऊपर की। वी डिड इट। मैंने भी अपनी आईब्रोज वापस ऊपर की। यस। सेरेफीन, जो गैलरी की तरफ नहीं देख रही थी और कभी यह एडमिट नहीं करती कि उसे पता है मैं वहां हूं, उसने अपने माउथ के कॉर्नर को अप्रॉक्सिमेटली 2 मिलीमीटर्स मूव होने दिया। केल ने गैलरी की तरफ ऊपर नहीं देखा, लेकिन जब कमरा कंप्लीटेड सेरेमनी की मूवमेंट से भरने लगा, रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी साइंड कॉपीज इकट्ठा कर रहे थे, एड्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे, रिलीफ और अकम्प्लिशमेंट का शोर सरफेस पर आने लगा था। मैंने उसे बहुत स्लाइटली टर्न होते देखा। गैलरी की तरफ नहीं, बस उस डायरेक्शन में। ब्रीफ, प्रिसाइज, 39 डिस्पैचर्स, मैंने सोचा। प्रेजेंट। अध्याय 71 द मॉर्निंग ऑफ डिपार्चर 3 डेज लेटर, डॉन से पहले। कोर्टयार्ड में घोड़ों को तैयार किया जा रहा था। बैग्स पहले ही लोड हो चुके थे। मेरा छोटा और ऑर्गेनाइज्ड था। केल का उस ट्रिप के स्टेटेड पर्पस के हिसाब से जरूरत से थोड़ा बड़ा था और इसलिए मुझे सस्पेक्ट था कि उसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जो स्ट्रिक्टली आर्काइवल पर्पसेस के लिए नहीं थी। एस्कॉर्ट में 4 पीपल थे, एक ट्रैवलिंग एम्परर के प्रोटोकॉल के हिसाब से कम, पर बिना किसी ऑब्जर्वेशन के ऑपरेट करने की केल की इंस्टिंक्ट के हिसाब से ज्यादा। यह एक कॉम्प्रोमाइज था जिस पर हम 2 शाम की डिस्कशंस के बाद पहुंचे थे, जो असल में किसी और चीज के बारे में थी। जब मैं नीचे आए तो सेरेफीन कोर्टयार्ड में थी। इस आवर पर उसका जागा होना सपोज नहीं था। 8 बजे से उसकी गिल्ड रीस्ट्रक्चरिंग मीटिंग्स का एक फुल डे शुरू होने वाला था। वो फिर भी वहां थी। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर उसने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिना किसी सेरेमनी के, फर्स्ट इरा साइट से होकर जाने वाला नॉर्दर्न रूट। डे 4 या 5 को ऑल्ड्रन रिवर क्रॉसिंग के बाद रास्ता फॉक 2 हिस्सों में बंटना होता है। लेफ्ट फॉक लेना, यह आधा दिन जोड़ देता है पर उस साइड से होकर गुजरता है जिसे मैरन ने ओरिजिनल बनीथ दैट होल्ड्स कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में आइडेंटिफाई किया था। प्री सिविलाइजेशन कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है। वह रुकी। जो कोई भी वहां गया है उसे नहीं पता था कि वह क्या था। तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें ये स्ट्रक्चरल रीडिंग्स में मिला? मैरन को मिला था।
उसने मुझे 2 दिन पहले बताया था। वो तुम्हें खुद बताती, पर उसने सोचा कि डिपार्चर से पहले सेरेफिन टेलिंग रेन एक लेटर से ज्यादा एफिशिएंट होगा। वो रुकी। ये उसी के शब्द थे। वो सही है, मैंने कहा। वो आमतौर पर होती है। सेरेफिन ने एक पल के लिए मुझे देखा। स्कॉलरली सीट की मटेरियल्स के साथ वापस आना। और वो रुकी। वापस आना, मैं आऊंगी, मैंने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। मैं फिर भी कह रही हूं। कैल के नीचे आने से पहले ही वो वापस अंदर चली गई, क्योंकि सेरेफिन हमेशा वहीं होती थी जहां उसे होना चाहिए था और कभी वहां नहीं होती थी जहां उसकी जरूरत नहीं थी। और उस ब्रीफ कोर्टयार्ड मोमेंट से उसे जो कुछ भी चाहिए था वो उसे मिल चुका था। केलम ठीक उसी समय कोर्टयार्ड गेट पर अपीयर्ड हुआ जब कैल पैलेस डॉ पर अपीयर्ड हुआ। एक ऐसा प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन जो या तो एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस को सजेस्ट करता था या फिर यह कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली यहां होने का फैसला किया था और दोनों दिखावा कर रहे थे कि एक दूसरे की प्रेजेंस महज एक इत्तेफाक थी। सेफ ट्रैवल्स, केलम ने काइल से कहा। ईस्टर्न गवर्नर की सिचुएशन, केल ने कहा। हैंडल्ड। गिल्ड की नॉर्दर्न चैप्टर रिपोर्ट सेरेफिन के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू जो गवर्नर टेलन पहले से ही प्रोसेस में है, केलम ने कहा। मैंने कल रेलेवेंट मिनिस्टर से बात की थी। वह रुका। मैं पिछले कई महीनों से ये कर रहा हूं, केल। तुम जा सकते हो। केल ने एक पल के लिए उसे देखा। हाँ, उसने कहा। मुझे पता है। एक ठहराव। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से गोस्ट स्माइल नहीं था और नहीं पूरी तरह कुछ और। यह एक ऐसे आदमी के एक्सप्रेशंस थे जो 31 की उम्र में ये डिस्कवर कर रहा हो कि उसने कुछ ऐसा बिल्ड कर लिया है जो उसके हर सेकंड थामे रखे बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। थैंक यू। मुझे थैंक मत करो, केलम ने कहा। बस, वो रुका। उन चीजों को देखो जिन्हें तुम देखना चाहते हो। उन्हें राइट डाउन करो। उसने ब्रीफली मेरी तरफ देखा। तुम दोनों, हम दोनों, मैंने अग्री किया। उसने एक बार नॉड किया। वो उस ईज के साथ वापस गेट से चला गया जो एक ऐसे इंसान की थी जिसका अपना खुद का काम था और जिसे उन लोगों पर ट्रस्ट था जिन्हें उसने अभी अभी उनका काम करने के लिए भेजा था। केल घोड़ों के पास मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। रेडी? उसने कहा। मैंने उस वेस्ट रोड के बारे में सोचा और जो कुछ उसमें था। ईस्ट रोड और जिसे उसने सेटल किया था। आगे का रास्ता और जिसमें अभी कुछ भी शामिल नहीं था, जो कि इसका पूरा पॉइंट था। एक नोन डेस्टिनेशन का रूट नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो एक ओपनिंग की तरह था जो सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम वहां पहुंचेंगे। यस, मैंने कहा। हम पैलेस गेट से बाहर निकल पड़े जब शहर अभी बस जागने के बारे में सोच ही रहा था। स्प्रिंग की हवा अभी भी ठंडी थी, पर विंटर से अलग तरह की ठंडी, किसी ऐसी चीज की ठंडक जो ट्रांजिशन में हो, न कि किसी ऐसी चीज की जो फिक्स्ड हो। नॉर्दर्न रोड हमारे सामने खुला था। स्कॉलरली सीट 3 हफ्ते दूर थी। ऑल्ड्रन रिवर क्रॉसिंग के बाद लेफ्ट फॉक पर वो फर्स्ट ईरा साइट। एक एम्परर जिसके पैक में एक नई नोटबुक थी और 43 इयर्स की कंप्रेस्ड क्यूरियोसिटी जो ठीक इसी चीज का इंतजार कर रही थी। और रेन, जो पहले एक थ्रोअवे कैरेक्टर थी, पहले मार्क्ड बिफोर बर्थ थी, पहले वेसल थी, पहले ब्रिज थी, और करंटली एक हिस्टोरिकल और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट थी जो एक थ्रेशहोल्ड की तरह सोचती है। एक ऐसी रीडर भी जो एक स्टोरी में गिर गई और जिसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ऐसा नया भी जिसका अभी तक कोई प्रिसाइज नेम नहीं था और न ही उसकी जरूरत थी। सिर्फ रेन। गोइंग फॉरवर्ड। अध्याय 72, द रोड नॉर्थ। फर्स्ट डे पर केल ने पढ़ाई की। वो स्कॉलरली सीट का कैटलॉग, जो एडवांस मटेरियल्स उन्होंने कलेक्शन को डिस्क्राइब करते हुए भेजे थे, साथ लाया था और वो उसे उस फोकस्ड एब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ रहा था जैसे कोई इंसान ठीक इसी तरह की रीडिंग के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। नो डिस्पैचेस, नो इंटेलिजेंस, नो ट्रीटी फ्रेमवर्क्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन। बस उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो उसे इंटरेस्टिंग लगती थी। मैं उसके बगल में राइट कर रही थी और जर्नल पर काम कर रही थी। कभी कभी हम में से कोई कुछ कह देता और कभी कभी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, और रास्ता हमारे नीचे से गुजर रहा था और पेड़ों के बीच से स्प्रिंग आगे बढ़ रहा था और सब कुछ इम्प्रॉबेबली, नामुमकिन रूप से, बहुत अच्छा था। स्कॉलरली सीट के पास फर्स्ट ईरा बिल्डिंग मटेरियल्स का एक फिजिकल कलेक्शन है, उसने सेकंड आवर पर कहा। एक्चुअल फ्रैगमेंट्स, सिर्फ डिस्क्रिप्शंस नहीं। मैरन ने कहा था कि उस पीरियड के ओरिजिनल मटेरियल्स में स्ट्रक्चरल एनकोडिंग पैलेस आर्काइव की किसी भी चीज से अलग है, मैंने कहा। प्यूरा, ओरिजिनल आर्किटेक्चरल लैंग्वेज के ज्यादा करीब। वो सैंपल्स चाहती है, अगर सीट परमिशन दे तो। उसने पिछले हफ्ते एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने यस कहा। अपैरेंटली वे दशकों से रेजोनेंस क्लास परसेप्शन वाले किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनके कलेक्शन की स्ट्रक्चरल रीडिंग कर सके।
अध्याय 72 द रोड नॉर्थ। फर्स्ट डे पर केएल ने पढ़ाई की। वो स्कॉलरली सीट का कैटलॉग, जो एडवांस मटेरियल्स उन्होंने कलेक्शन को डिस्क्राइब करते हुए भेजे थे, साथ लाया था और वो उसे उस फोकस्ड अब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ रहा था जैसे कोई इंसान ठीक इसी तरह की रीडिंग के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। नो डिस्पैचेस, नो इंटेलिजेंस, नो ट्रीटी फ्रेमवर्क्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन। बस उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो उसे इंटरेस्टिंग लगती थी। मैं उसके बगल में राइट कर रही थी और जर्नल पर काम कर रही थी। कभी कभी हम में से कोई कुछ कह देता और कभी कभी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, और रास्ता हमारे नीचे से गुजर रहा था और पेड़ों के बीच से स्प्रिंग आगे बढ़ रहा था और सब कुछ इम्प्रॉबेबली, नामुमकिन रूप से, बहुत अच्छा था। स्कॉलरली सीट के पास फर्स्ट ईरा बिल्डिंग मटेरियल्स का एक फिजिकल कलेक्शन है, उसने सेकंड आवर पर कहा। एक्चुअल फ्रैगमेंट्स, सिर्फ डिस्क्रिप्शंस नहीं। मैरन ने कहा था कि उस पीरियड के ओरिजिनल मटेरियल्स में स्ट्रक्चरल एनकोडिंग पैलेस आर्काइव की किसी भी चीज से अलग है। मैंने कहा, प्यूरा, ओरिजिनल आर्किटेक्चरल लैंग्वेज के ज्यादा करीब। वो सैंपल्स चाहती है, अगर सीट परमिशन दे तो। उसने पिछले हफ्ते एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने यस कहा। अपैरेंटली वे दशकों से रेजोनेंस क्लास परसेप्शन वाले किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनके कलेक्शन की स्ट्रक्चरल रीडिंग कर सके। वो अगले पूरे साल काम करने वाली है, उसने ऑब्जर्व किया। वो इस बात से खुश लग रही है। मैंने कहा, हाँ, लग तो रही है। उसने कैटलॉग का एक पेज पलटा। सेकेंड सेटलमेंट पीरियड के बिल्डिंग फ्रैगमेंट्स, यहाँ स्ट्रक्चरल अनोमलीज, विसंगतियों के बारे में एक नोटेशन है जिसे सीट के स्कॉलर्स कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसे प्रोपोर्शंस जो किसी भी नॉन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से मैच नहीं करते, क्योंकि नॉन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी बाद के पीरियड से ली गई थी। मैंने कहा, सेकेंड सेटलमेंट के बिल्डर्स अभी भी ओरिजिनल आर्किटेक्ट इन्फ्लुएंस्ड एनकोडिंग के इतने करीब थे कि प्रोपोर्शन के बारे में उनकी इंस्टिंक्ट्स एस्थेटिकली डिराइव्ड होने के बजाय स्ट्रक्चरली इन्फॉर्म थी। उसने पढ़ना बंद कर दिया। उसने कहा, क्या ये बिल्कुल वही थीसिस है जिसे मैं प्री इंपीरियल टेक्स्ट के हाशियों में 3 महीने से आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा, मुझे इसके लिए सही लैंग्वेज नहीं मिल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम 3 महीने से इस बारे में सोच रहे हो, ऑन एंड ऑफ? यस, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये सीधे तौर पर वॉल कार्विंग इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है। अगर सेकंड सेटलमेंट प्रोपोर्शंस आर्किटेक्ट एनकोडेड है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स खुद वेरट स्क्रिप्ट के पैरेलल एक टेक्स्ट है। मैरन और मैं लिंग्विस्टिक लेयर पर काम कर रहे हैं, पर फिजिकल लेयर भी एक रिकॉर्ड है। उसने कहा, वह भी एक रिकॉर्ड है। मैंने कहा, और तुम 3 महीने से इस पर कुंडली मारकर बैठे हो। मुझे नहीं पता था कि यह किसी चीज से कनेक्ट होता है। ये बस एक मार्जिन नोट था। तुम्हारे मार्जिन नोट्स को अपने खुद के क्रॉस रेफरेंस सिस्टम की जरूरत है। मैंने कहा, जब हम वापस जाएंगे तो मैं एक सिस्टम इंप्लीमेंट कर रही हूं। तुम मेरे मार्जिन नोट्स को कैटलॉग करने वाली हो? किसी को तो करना ही होगा। मैंने कहा, वे हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। उसने मेरी तरफ उस एक्सप्रेशन के साथ देखा जो अब पूरी तरह से प्रेजेंट था, कुछ ऐसा जो गोस्ट स्माइल से आगे बढ़कर एक्चुअल वार्मथ, सच्ची गर्माहट में बदल चुका था। एक ऐसी गर्माहट जिसे मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां ऐसा करने के लिए कोई और था ही नहीं। तुम सीरियस हो? उसने कहा। मैं कब सीरियस नहीं होती? फेयर, उसने कहा और वापस कैटलॉग पढ़ने लगा। और मैं वापस अपने जर्नल पर आ गई और रास्ता हमारे नीचे से गुजरता रहा और हमारे चारों तरफ स्प्रिंग कली दर कली खुद को निखारता रहा। थर्ड डे पर ऑल्ड्रन की एक ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी के ऊपर बने एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए केएल ने अपनी नई नोटबुक खोली। उसने इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। उसने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। उसने बस उसे बाहर निकाला, पहले पेज पर खोला, कुछ लिखा, उसे बंद किया और वापस रख दिया। मैंने उसे ऐसा करते देखा और कुछ नहीं कहा। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा। वॉट? नथिंग। तुम्हारे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन है। मेरे चेहरे पर हमेशा वो एक्सप्रेशन होता है। मैं एक एनालिस्ट हूं। तुम क्या नोटिस कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने कहा। कुछ अच्छा, बस यही। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। फिर उसने एक बार नॉड किया, वो नॉड जिसका मतलब था रिसीव्ड, अंडरस्टूड, मूविंग फॉरवर्ड, और वापस रास्ते की तरफ देखने लगा। मैंने वापस जर्नल की तरफ देखा। रास्ता आगे उत्तर की तरफ खींचा हुआ था, ऑल्ड्रन क्रॉसिंग और लेफ्ट फॉक, और उस साइट की तरफ जिसका कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं था, और उससे भी आगे स्कॉलरली सीट और उसके फ्रैगमेंट्स के कलेक्शन की तरफ, जिनमें ऐसी चीजें थीं जिन्हें लोग अब तक पढ़ना नहीं जानते थे। द बिलो वॉज होल्डिंग, द अबव वॉज होल, द record was accumulating, the treaty framework was ratified and real। 11 नेम्स रिकॉर्ड में थे।
थर्ड एम्परर की फाइल्स खुली थी। वैलरस कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा था जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी थी। मरे का दरवाजा खुला था। केलम जानता था कि जब सिंगल पर्पस चला जाए तो वो कौन है। सेरेफीन किसी चीज को वापस उसी रूप में रीबिल्ड कर रही थी जैसा उसे हमेशा से होना चाहिए था। और रेन, वो थ्रोअवे कैरेक्टर, वो मार्क चाइल्ड, उस मरे हुए आदमी का बोरोड बॉडी, वो थ्रेशहोल्ड जो सोचता है, स्प्रिंग में एक ऐसे एम्परर के साथ नॉर्थ की तरफ राइड कर रही थी जिसने 23 सालों में पहली बार एक नोटबुक खोली थी। मैंने जर्नल में लिखा, दिस इज वॉट गेट्स बिल्ट व्हेन द क्राइसिस क्लियर्स। मॉन्यूमेंट्स नहीं, रेजोल्यूशंस नहीं, क्लीन एंडिंग्स नहीं, ये ऑर्डिनरी ऑनगोइंग, आम दिनों का चलते रहना, उन लोगों की स्पेसिफिक वार्मथ जो वो काम कर रहे हैं जिसे करने के लिए वे बने हैं। आपके सामने का रास्ता इसलिए नहीं कि कोई आपका पीछा कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आप देखना चाहते हैं कि वहां क्या है। जो कहानी लिखी गई थी, उसने कहा था कि एंडिंग फिक्स थी। जो कहानी सच में हुई, उसने कहा, देयर इज नो एंडिंग, यहां सिर्फ अगली सुबह है। अगला क्रॉस रेफरेंस, अगली नोटबुक का खुलना, अगला लेफ्ट फॉर्क लेना क्योंकि किसी ने आपसे कहा था कि वहां कुछ देखने लायक है। दिस इज वर्थ सीइंग, दिस इज वर्थ राइटिंग डाउन, दिस इज वर्थ एवरीथिंग इट कॉस्ट टू गेट हियर। मैंने जर्नल बंद किया। रास्ते को देखा, केएल को देखा, जो स्कॉलरली सीट के कैटलॉग को एक 16 साल के लड़के के फोकस्ड अब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ रहा था, जो आर्किटेक्चरल हिस्ट्री पढ़ना चाहता था पर उसकी जगह एम्परर बन गया और अब 31 की उम्र में आखिरकार वो चीज कर पा रहा था जो वह हमेशा से चाहता था। उसे महसूस हुआ कि मैं देख रही हूं। उसने इस तरफ देखा। वॉट? नथिंग, मैंने कहा, मैं बस यहां हूं। उसने एक पल के लिए मुझे देखा। यस, उसने कहा, तुम हो। और हम उत्तर में स्प्रिंग की तरफ राइड करते गए और कहानी चलती रही जैसे वह हमेशा चली थी, जैसे वह हमेशा चलेगी, किसी एंडिंग की तरफ नहीं, बल्कि अगले ट्रू थिंग की तरफ। अध्याय 73, 4 डेज नॉर्थ, अब रास्ते की अपनी एक लय, रिदम बन चुकी थी। ये वेद के रास्ते की तरह कोई अर्जेंट रिदम नहीं थी, वो एक मिशन था, जहां हर एक मील किसी खास अननोन की तरफ पॉइंटेड था। ये रास्ता स्लोअर था, ज्यादा लैटरल था। हम लैंडस्केप में इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे आप किसी चीज को इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, कंक्लूजन की तरफ भागना नहीं, बल्कि मिडल को वैसा ही रहने देना जैसा वो था। केएल हर शाम अपनी नोटबुक में लिखता था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बस कुछ लाइंस, कभी कभी एक पैराग्राफ। वो ये बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के करता था, ठीक उसी तरह जैसे कोई इंसान ऐसी चीज करता है जिसे उसने तय कर लिया है कि वह उसकी अपनी है और उसके लिए किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो डिनर के बाद जब आग अभी भी जल रही होती थी, इसे बाहर निकालता, लिखता, बंद करता और वापस रख देता। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो क्या लिखता था। 4th इवनिंग को मैं घोड़ों को चेक करके वापस आए। टेक्निकली यह ओवन का काम था, पर वेद के रास्ते पर मुझे इसकी आदत हो गई थी और मैंने इसे जारी रखा क्योंकि अंधेरे में घोड़ों के साथ खड़े होने का वह खास सन्नाटा एक ऐसी चीज थी जिसे मैं वैल्यू करने लगी थी। और मैंने उसे आग के पास नोटबुक खोले बैठे पाया, पर उसकी पेन मूव नहीं कर रही थी। वो उसे देख रहा था जो उसने लिखा था। एडिटिंग नहीं कर रहा था, रीडिंग कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जिसे मैंने कैटलॉग तो किया था पर उसके लिए कभी सही वर्ड नहीं ढूंढ पाई थी। संतोष, सैटिस्फैक्शन नहीं, पुरानी यादों की तड़प, नॉस्टैल्जिया नहीं, बल्कि उनके बीच का कुछ। एक ऐसे इंसान का एक्सप्रेशन जो खुद की बनाई हुई किसी चीज में खुद से ही रूबरू, एनकाउंटर हो रहा हो। उसने मेरे आने की आहट सुनी और बिना किसी हड़बड़ी के नोटबुक बंद कर दी। घोड़े, उसने कहा, सब सेटल्ड है। मैंने कहा, अच्छा है। मैं उसके सामने बैठ गई। हमारे बीच आग थी, हमारे चारों तरफ रात थी। एस्कॉट का कैंप एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस पर था। उनके भीतर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस की एक ऐसी इंस्टिंक्ट डेवलप हो गई थी जिसके बारे में मुझे सस्पेक्ट था कि सेरेफिन ने उन्हें स्पेसिफिकली ब्रीफ किया था। तुमने क्या लिखा? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा तुम नहीं पूछोगी। मैं नहीं पूछने वाली थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पूछना चाहती हूँ। वो एक पल के लिए शांत रहा। फिर उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, मुझे दिखाते हुए नहीं, बल्कि जोर से पढ़ते हुए। कुछ ऐसा जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसा जिसे करने में उसका कंपोजर, आत्मसंयम, साफ तौर पर डगमगा रहा था। सेकंड ईरा बिल्डर्स उस चीज को समझते थे जिसे बाद के आर्किटेक्ट्स नहीं समझ पाए। उसने पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर किस चीज पर बना है, यही तय करता है कि वो कितना भार उठा सकता है। सिर्फ वजन नहीं, इंटेंशन, इरादा भी। आप एक टेम्पररी फाउंडेशन पर परमानेंस बिल्ड नहीं कर सकते और इवेंचुअल कोलैप्स, आखिरी गिरावट के अलावा किसी और चीज की उम्मीद नहीं रख सकते।
वे उस स्ट्रक्चरल एनकोडिंग से बिल्ड कर रहे थे जो उन्हें मिली थी, भले ही वे उस सोर्स को शब्दों में बयां न कर पा रहे हों। वो इमारत वह बात जानती थी जो बिल्डर नहीं जानता था, कि जमीन कुछ बोल रही थी और उसे सुना जा सकता था। उसने नोटबुक बंद कर दी। मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा। यह कोई स्कॉलरशिप नहीं है, उसने कहा। यह अच्छा है, मैंने कहा। दिलासा देने के लिए नहीं, एक ऑब्जर्वेशन के रूप में। यह वो है जो मैं 16 साल की उम्र में लिखता अगर मुझे इस तरह की चीजों के बारे में सोचने की अनुमति अलाउ होती। किस चीज ने तुम्हें रोका इस तरह की चीजों के बारे में सोचने से? साम्राज्य, द एम्पायर, उसने कहा। द सील, वे 9 साल, एक ठहराव। उनसे पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि उन चीजों को चाहने का कोई मतलब नहीं है जो सर्वाइवल के बारे में न हो, क्योंकि सर्वाइवल ही वो चीज थी जो मेरा पूरा अटेंशन मांगती थी और सर्वाइवल के अलावा किसी और चीज को चाहना एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन था जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तुम 16 साल के थे। हाँ, 16 साल के हिसाब से यह बहुत ओल्ड थिंकिंग है। 16 साल के हिसाब से वो बहुत ओल्ड सिचुएशन भी थी। एक ठहराव। मैं ये किसी शिकायत, कंप्लेंट की तरह नहीं कह रहा हूं। जो था सो था। लेकिन उसने नोटबुक की तरफ देखा। मैं अवेयर हूं कि मैंने चीजों को चाहने की प्रैक्टिस खो दी है। मैं अवेयर हूं कि मैं इसे फिर से रीबिल्ड कर रहा हूं। वो रुका। अनइवनली, असंतुलित रूप से। ज्यादातर रीबिल्डिंग अनइवन ही होती है, मैंने कहा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें बस ऐसे ही चलती हैं। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता हो। जब से मैं यहां आई हूं, मैं भी किसी चीज को रीबिल्ड ही कर रही हूं, मैंने कहा। मैं पहले जो थी वो उससे मैच नहीं करता जो मैं अब हूं। अर्जुन मेहता उन चीजों को चाहता था जिनकी रेन को जरूरत नहीं थी, और रेन को उन चीजों की जरूरत थी जिनके लिए अर्जुन मेहता के पास शब्द, लैंग्वेज नहीं थे। ये ओवरलैप, मैं रुकी। ऑनगोइंग है, रिजॉल्व नहीं है, बस इस पर काम चल रहा है। उसने आग की रोशनी में मुझे देखा। तुम उसके बारे में अक्सर बात नहीं करती, उसने कहा। अर्जुन मेहता, कहने को बहुत कुछ नहीं है, मैंने कहा। वह इससे कहीं ज्यादा शांत, क्वाइटर था। बाहर से ज्यादा भीतर रहने वाला, मोर इनसाइड देन आउटसाइड। उसे कहानियां पसंद थीं क्योंकि वे बाहर थीं, पर वो उन्हें भीतर से ऑब्जर्व करता था। वो चीजों के बीच होना नहीं जानता था। वो उन्हें परसीव कर सकता था, उन्हें महसूस कर सकता था और उनकी बहुत ज्यादा परवाह, केयर कर सकता था, पर असल में उनका हिस्सा होना मुश्किल था, केएल ने कहा। हाँ, और अब मैंने आग की तरफ देखा। अब मैं इसके बीच में हूं, मैंने कहा। पूरी तरह से, कंप्लीटली। कभी कभी यह डरावना होता है, पर ज्यादातर ये सही, राइट लगता है। उस तरह से सही जैसे चीजें तब सही होती हैं जब वे वैसी होती हैं जैसी उन्हें होना चाहिए। मैं रुकी। मुझे लगता है उसे ये बहुत पसंद आता। अर्जुन को, ये रास्ता, यह आग, ये रिकॉर्ड और यह सब कुछ। वो बस जहां वो था वहां से यहां तक नहीं पहुंच सकता था, पर तुम पहुंच गई, कईल ने कहा। मुझे मदद मिली थी, मैंने कहा। बहुत स्पेसिफिक मदद, बहुत स्पेसिफिक लोगों से। आग चटक रही थी। रात ने हमारे चारों तरफ अपनी ठंडी स्प्रिंग की खामोशी थाम रखी थी। ऑल्ड्रन क्रॉसिंग कल है, केएल ने कहा। आफ्टरनून में लेफ्ट फॉक। हाँ, सेरेफीन ने कहा था। कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है। नो रिकॉर्ड्स, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं जो सर्वाइव कर पाया हो। मैरन को ये स्ट्रक्चरल रीडिंग्स के जरिए मिला। ये लैंडस्केप की फिजिकल एनकोडिंग में दिखाई देता है पर किसी रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसने अपने आसपास की दुनिया पर अपना असर, व्हाट इट डिड टू द वर्ल्ड, छोड़ा है, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल वही। उसने धीरे से सिर हिलाया। एक पल के लिए आग की तरफ देखा। रेन, उसने कहा। हाँ, थैंक यू, उसने कहा। इस सब के लिए। वो रुका। ये ट्रिप, लेफ्ट फॉक के लिए तुम्हारा जोर देना, यह नोटबुक, एक ठहराव जिसमें एक वजन था, मुझे यहां लाने के लिए। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, मैंने कहा। तुमने खुद डिसाइड किया। मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि तुमने डिसाइड करना पॉसिबल बनाया, उसने कहा। यह कोई छोटी बात नहीं है, दैट्स नॉट नथिंग। नहीं, मैंने कहा। यह नहीं है। आग जलती रही। रात शांत थी। नोटबुक उसके बगल में घास पर रखी थी और पेड़ों की कतार के ऊपर एक एक करके स्प्रिंग के तारे निकल आए थे। सो जाओ, मैंने कहा। ऑल्ड्रन क्रॉसिंग सुबह जल्दी है, तुम सो जाओ, उसने कहा। तुम डिनर के बाद से लिख रही हो। मेरा बस खत्म होने वाला था। तुमने 1 घंटे पहले भी यही कहा था। मेरा तब भी बस खत्म ही होने वाला था, मैंने कहा। मैंने थोड़ा और खत्म किया और फिर करने को कुछ और आ गया। वही हल्की सी मुस्कान, ऑलमोस्ट स्माइल। पूरी तरह से प्रेजेंट।
यही तुम्हारी बाकी की जिंदगी होने वाली है, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने कहा। मैं इसका इंतजार कर रही हूं। उसने एक पल के लिए मुझे देखा। फिर उसने दोबारा नोटबुक खोली, एक फ्रेश पेज ढूंढा और लिखता रहा। अध्याय 74, द ऑल्ड्रन क्रॉसिंग। ऑल्ड्रन रिवर स्नोमेल्ट बर्फ पिघलने की वजह से काफी हाई रन कर रही थी। खतरनाक नहीं था। क्रॉसिंग ब्रिज सॉलिड स्टोन का बना था, पुराना कंस्ट्रक्शन, उस तरह का जो इसलिए टिक गया था क्योंकि उसे इस समझ के साथ बनाया गया था कि नदियां हर स्प्रिंग में ऐसा ही करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। सेकंड ईरा बिल्डर्स। फिर से मैंने सोचा और कईल की तरफ एक नजर देखा, जो ब्रिज की तरफ उस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था जिसका मतलब था कि वो कुछ ऐसा सोच रहा है जिसे वो शायद बाद में राइट डाउन करेगा। लेफ्ट फॉक सामने वाले बैंक पर था, जिसे किसी बड़े निशान से नहीं बल्कि रास्ते की एक अलग क्वालिटी से पहचाना जा सकता था। थोड़ा नैरोअर, थोड़ा कम इस्तेमाल किया हुआ, जिसके एजेस पर वेजिटेशन, वनस्पति, इस तरह उगाई थी जैसे कोई ऐसा रूट हो जिस पर लोगों ने जाना लगभग बंद कर दिया हो। कॉन्फिडेंट हो कि यह सही है, एस्कॉट में से एक ने कहा। डवन, वो भी इस ट्रिप पर आया था, जो कि सही लग रहा था। मारन ने जो स्ट्रक्चरल रीडिंग की थी वो बहुत स्पेसिफिक थी, मैंने कहा। ऑल्ड्रन क्रॉसिंग पर पाथ फॉक होता है, लेफ्ट फॉक, आधे दिन की राइड, और फिर नेविगेबल पाथ जहां सवारी जा सके, का अंत, और फिर हम पैदल चलेंगे, मैंने कहा। हमने ब्रिज क्रॉस किया और लेफ्ट फॉक ले लिया। पहले घंटे में रास्ता इतना नैरो हो गया कि घोड़ों को सिंगल फाइल, एक के पीछे एक, चलना पड़ा, और फिर दूसरे घंटे में वे बिल्कुल भी आगे नहीं जा सके। हमने उन्हें एक चौड़ी जगह पर बांध दिया जहां घास और पानी था। अस्कॉत को उनके साथ छोड़ा और पैदल ही आगे बढ़ गए, सिर्फ केल और मैं, ठीक उसी तरह जैसे हम सब लेवल, वॉल्ट और उन जगहों पर थे जहां मायने रखने वाली चीजें होती थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लैंडस्केप की क्वालिटी बदलने लगी। ड्रामेटिकली नहीं, पेड़ वही पेड़ थे, स्प्रिंग की अंडरग्रोथ, झाड़ियां वही अंडरग्रोथ थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल अलग तो नहीं था, पर कुछ ज्यादा था। जिस तरह कुछ पुरानी जगहों में उनकी फिजिकल कंपोनेंट्स के मुकाबले ज्यादा प्रेजेंस, एहसास होता है, वहां जो कुछ भी हुआ था उसकी डेंसिटी, जो जमीन, पत्थर और उस खास सन्नाटे में कंप्रेस हो गई थी। मारन ने इस साइट को ओरिजिनल, बनीथ दैट होल्ड्स, कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में डिस्क्राइब किया था। वो जगह जहां प्री सिविलाइजेशन पीरियड के दौरान वॉइड गॉड की एनर्जी सरफेस के सबसे करीब थी, जहां बेडरॉक, मजबूत चट्टान, में फैला हुआ आर्किटेक्ट उन शुरुआती सदियों, मिलेनिया, में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। कोई रूइन, खंडहर नहीं, कोई मॉन्यूमेंट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बिल्ट, डेजिग्नेटेड या नेम्ड हो। बस एक ऐसी जगह जहां दुनिया बहुत लंबे समय तक किसी बेहद फंडामेंटल, मौलिक चीज के कांटेक्ट में रही थी। मैंने इसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। ड्रामेटिकली नहीं, वॉइड गॉड की प्रेजेंस की तरह नहीं, न ही आर्किटेक्ट के उस बड़े आर्किटेक्चरल कम्युनिकेशन की तरह। कुछ ज्यादा शांत, एक ऐसी जगह की अपनी खास शांति, स्पेसिफिक पीस, जिसने बहुत बड़े इवेंट्स को देखा था और वक्त के साथ उन्हें अपने भीतर समेट, मेटाबलाइज लिया था। जिस तरह कोई कमरा जहां कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो, उसे किसी ड्रामा की तरह नहीं बल्कि एक वजन, वेट की तरह संभाल कर रखता है। यहां, मैंने कहा, हम ट्री लाइन से बाहर निकलकर एक छोटे से क्लियरिंग, साफ जगह में आए। कोई रूइंस नहीं, कोई मार्किंग्स नहीं, बस एक सर्कुलर स्पेस जहां पेड़ खुद ब खुद पीछे हट गए थे, काटे नहीं गए थे, बस मौजूद नहीं थे, जैसे उस स्पेस ने डिसाइड किया हो कि वो ओपन रहना चाहता है और पेड़ इस बात पर सहमत हो गए हों। जमीन पर बाकी सब चीजों की तरह ही स्प्रिंग अंडरग्रोथ थी, लेकिन घास अलग थी, किसी तरह पुरानी, एक डार्कर ग्रीन, उस तरह की जो सजेस्ट करती थी कि इसकी गहरी जड़ें, डीप रूट्स, बहुत नीचे तक गई हुई है। सेंटर में एक पत्थर था, बहुत इंप्रेसिव नहीं था, ऑल्टर, वेदी जैसा भी नहीं था, बस एक बड़ा, फ्लैट स्टोन, जो आंशिक रूप से लाइकन, काई, से ढका हुआ था, उस तरह का पत्थर जो अपने आसपास के पेड़ों से भी ज्यादा लंबे समय से वहीं पर था। केल क्लियरिंग के एज पर मेरे बगल में रुक गया। हम एक पल के लिए खड़े रहे। मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं, उसने धीरे से कहा। कोई सवाल नहीं था। हाँ, मैंने कहा, यह क्या है? यह वो है जो ये था, मैंने कहा। द कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां बिलो और फिजिकल वर्ल्ड सबसे करीब थे, जहां आर्किटेक्ट बेडरॉक में सबसे ज्यादा प्रेजेंट था। मैंने उस पत्थर की तरफ देखा। इवेंट्स कहीं और हुए थे। वॉइड रिचुअल पैलेस में हुआ था, आर्किटेक्ट सील स्टोन नेटवर्क से गया था, लेकिन यह वो जगह थी जहां वो सबसे ज्यादा खुद जैसा, मोस्ट इटसेल्फ था। इंतजार की उन लंबी सदियों के दौरान उसका घर, उसने कहा।
जितना इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता था। हम पत्थर की तरफ बढ़े। पास से देखने पर वो क्लियरिंग के एज से दिखने के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। वेस्ट हाइट, कमर तक की ऊंचाई, ऊपर से लगभग परफेक्टली फ्लैट, और उसकी सरफेस इस तरह स्मूथ हो गई थी जो वेदर, मौसम की वजह से नहीं थी। उस तरह की स्मूथनेस जो तब आती है जब कोई चीज किसी सरफेस के साथ एक अकल्पनीय समय, इनकॉम्प्रिहेंसिबल अमाउंट ऑफ टाइम तक लगातार कांटेक्ट में रही हो। कोई वर्शिप, पूजा नहीं, कोई रिचुअल नहीं, बस प्रेजेंस। यहां आराम करना, यहां बैठकर दुनिया को देखना, उससे भी ज्यादा लंबे समय से जब से दुनिया का कोई नाम था। मैंने पत्थर पर अपना हाथ रखा। उसकी वार्मथ, गर्माहट सचमुच स्टार्टलिंग, हैरान कर देने वाली थी। पत्थर पर स्प्रिंग की धूप की एम्बियंट वार्मथ जैसी नहीं, बल्कि कुछ गहरी, रेजिजुअल, बची हुई, किसी ऐसी आग की गर्मी की तरह जो बहुत पहले बुझ चुकी हो पर पत्थर में गर्माहट की एक ऐसी मेमोरी छोड़ गई हो जिसे वो अभी भी धीरे धीरे रिलीज कर रहा हो। यह अभी भी गर्म है, मैंने कहा। केएल ने मेरे बगल में अपना हाथ रखा। वो एक पल के लिए शांत रहा। हाँ, उसने कहा, ये है। हम उस छोटे से क्लियरिंग में पत्थर पर हाथ रखे खड़े रहे जहां कोई प्राचीन, सब्र रखने वाली और बेहद उदास, एंशंट, पेशेंट एंड एनॉर्मसली सैड चीज बहुत लंबे समय तक इंतजार करती रही और फिर आखिरकार अपने घर चली गई। मैं नीचे पहुंची, बहुत गहराई में नहीं, वॉइड के भीतर नहीं, बस स्ट्रक्चरल लेयर की सरफेस तक, जिस तरह मैरन ने मुझे दिखाया था कि अगर आप आराम से जाएं तो ब्रिज क्वालिटी के साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं। द बनीथ दैट होल्ड्स वहां था। बेशक वो था, वो हमेशा वहां रहता था, हर जगह उसका काम ही यही था। लेकिन यहां, इस स्पेसिफिक लोकेशन पर, उसकी प्रेजेंस की क्वालिटी अलग थी। लेस डिस्ट्रीब्यूटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। जिस तरह किसी आवाज का एहसास उस कमरे में अलग होता है जहां उसे रिकॉर्ड किया गया हो, मुकाबले किसी ट्रांसमिशन के। होल्डिंग, उसने कहा, वही सिंपल कांस्टेंट। लेकिन यहां उसने यह बात एक खास रेजोनेंस के साथ कही, एक ऐसी जगह की रेजोनेंस जिसे वह किसी भी और चीज से ज्यादा लंबे समय से जानता था। मुझे पता है, मैंने जोर से कहा। केएल ने मेरी तरफ देखा। द वॉइड गॉड, मैंने कहा। यह इस जगह को जानता है, बेशक जानता है, उसने शांति से कहा। ये खुश है कि यहां कोई आया, मैंने कहा। कोई ऐसा जो समझता है कि यह क्या है। उसने पत्थर को देखा, क्लियरिंग को देखा, उन पेड़ों को देखा जो उसे जगह देने के लिए पीछे हट गए थे। इसे रिकॉर्ड में होना चाहिए, उसने कहा। ये जगह, यह क्या थी? यहां आर्किटेक्ट का समय, सिर्फ वॉल कार्विंग्स में नहीं, एक स्पेसिफिक एंट्री। ये लोकेशन, अगर मैरन यहां आती तो स्ट्रक्चरल रीडिंग को यहां क्या मिलता? मैं इसे लिखूंगी, मैंने कहा। आज के दिन से हमने क्या पाया और इसके क्या मायने हैं। हाँ, वो रुका, और वो रुक गया। क्या? उसने अपनी नोटबुक निकाली। मैंने उसे एक फ्रेश पेज खोलते और लिखते देखा, सचमुच लिखते हुए, यहाँ, इसी वक्त, शाम की आग का इंतजार किए बिना। वो लिख रहा था जबकि पेड़ों के बीच से स्प्रिंग की रोशनी आ रही थी और उसका हाथ किसी मायने रखने वाली चीज की उसी स्मॉलर देन यूजुअल प्रिसिजन के साथ चल रहा था। वो कई मिनटों तक लिखता रहा। फिर उसने उसे बंद किया, पत्थर की तरफ देखा। तुमने क्या लिखा? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने नोटबुक को घुमाया और इस तरह पकड़ा कि मैं पढ़ सकूं। एक बिना नाम की जगह जहां किसी चीज ने उससे भी ज्यादा लंबे समय तक इंतजार किया जिसके लिए हमारे पास लैंग्वेज है। जहां बिलो, अबव के सबसे करीब था और फिजिकल वर्ल्ड किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में था जिसने इसे संभाले रखा बिना किसी थैंक्स के, बिना अपनी पहचान के, बिना किसी के ये समझे कि वो क्या कर रहा था, जब तक कि बहुत देर नहीं होने वाली थी। उसने इंतजार किया। वो पेशेंट था। वो घर चला गया। मैं वहां खड़ा हूं जहां वो खड़ा था। पत्थर अभी भी गर्म है। इतिहास असल में यही है, इस बात का रिकॉर्ड नहीं कि क्या बिल्ड किया गया था, बल्कि उस चीज का ट्रेस, अंश, जो प्रेजेंट थी, जिसने अपनी गर्माहट उन चीजों में छोड़ दी जो उसके बाद भी टिकी रही, जिसने बिना दिखाई दिए जमीन को एक शेप दी। मैं इसे अब समझ पा रहा हूं, यहां खड़े होकर। मैं पहले नहीं समझता था। मैंने इसे 2 बार पढ़ा। केएल, मैंने कहा, मुझे पता है, उसने कहा। यह कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्कॉलरशिप से बेहतर है, मैंने कहा। यह वो वॉइस है जिसकी रिकॉर्ड को जरूरत है। ये स्पेसिफिक वॉइस, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसके नीचे छिपी समझ, अंडरस्टैंडिंग अंडरनीथ। वो वजह कि यह क्यों मायने रखता है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये सेक्शन लिखना चाहिए, मीनिंग वाला सेक्शन। रिकॉर्ड को फैक्ट्स, क्रॉस रेफरेंसेस और स्ट्रक्चरल रीडिंग्स की जरूरत तो है ही, पर इसे इसकी भी जरूरत है, कोई ऐसा जो इन जगहों पर खड़ा हुआ हो और जिसने उन्हें समझा हो, उसने कहा। हाँ, उसने नोटबुक की तरफ देखा।
उसमें कुछ शांत, सेटल हो रहा था। कुछ ऐसा जो महीनों से अपने रास्ते पर चलते हुए आज अपनी यात्रा पूरी कर रहा था। मैं इसे लिखूंगा, उसने कहा, जब हम वापस लौटेंगे। द मीनिंग सेक्शन। द रिकॉर्ड तुम्हारा भी है, मैंने कहा। सिर्फ इंपीरियल आर्काइव नहीं, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी समझ। मेरे मार्जिन नोट्स को कोहेरेंट, सार्थक बना दिया गया। उसने व्यंग्य से, ड्राइली कहा। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल वही। हम क्लियरिंग में कुछ देर और खड़े रहे। हमारे हाथों के नीचे पत्थर गर्म था। घास के बीच से स्प्रिंग की हवा चल रही थी। द बनीथ दैट होल्ड्स हर चीज की गहरी फाउंडेशंस में मौजूद था, थामे हुए, होल्डिंग। अध्याय 75। व्हाट ही सेड एट द स्टोन। उसने यह बात पत्थर के पास नहीं कही। उसने यह बात घोड़ों के पास वापस जाते हुए, पेड़ों के बीच के संकरे रास्ते, नैरो पाथ पर कही, जब हम मूव कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। और कभी कभी मोशन में होने का यह इनडायरेक्शन सीधे सीधे बात कहने को ज्यादा आसान बना देता है। मैं सोच रहा था, उसने कहा। सेकंड ईरा बिल्डर्स के बारे में? उसके बारे में। वो रुका। उसके बारे में जो मैं चाहता हूं, जिसे मैं रीबिल्ड कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने कल रात आग के पास कहा था, एक ठहराव। मैंने कहा था कि मैं अनइवनली रीबिल्ड कर रहा हूं। वो सच है, लेकिन मैं, एक और ठहराव, वही लिखावट, छोटी होने वाली प्रिसिजन। मैं कुछ चीजों को लेकर बाकी चीजों से ज्यादा सर्टन रहा हूं। जिन चीजों को लेकर मैं अनसर्टन हूं, वे वो हैं जिनका मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके लिए मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। कैसी चीजें? मैंने पूछा। रास्ता नैरो था। हम काफी करीब चल रहे थे। दोनों तरफ से झाड़ियां, वेजिटेशन, रास्ता दबा रही थी। स्पेसिफिक पीपल की परवाह क्या करना, उसने कहा। एब्स्ट्रैक्ट में नहीं, उस तरह से नहीं जैसे आप किसी किंगडम की भलाई या किसी पॉपुलेशन की सेफ्टी की परवाह करते हैं। वो सब मुझे करना आता है। उनके अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। आप सिस्टम्स के जरिए उन पर एक्ट कर सकते हैं। वह रुका। ये स्पेसिफिक काइंड अलग है। इसका कोई सिस्टम नहीं होता। ये बस एक इंसान होता है, एक कमरे में, और आप उनसे इस तरह अवेयर होते हैं जिसका कोई स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क नहीं होता, नहीं उसकी जरूरत होती है, और फ्रेमवर्क होने से वह बेहतर भी नहीं हो जाता। मैं चलती रही, ध्यान से, केयरफुली। मेरे पिता के साथ मेरा ये रिश्ता था, उसने कहा, इससे पहले कि मैं चीजों को न चाहना सीख जाता। मुझे उसकी क्वालिटी याद है, वो अवेयरनेस, इस बात की परवाह करने का वो स्पेसिफिक वेट कि कोई स्पेसिफिक इंसान ठीक है या नहीं। एक ठहराव। उसके बाद से मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, जब तक उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया। उसे जरूरत भी नहीं थी। केएल, मैंने कहा, मैं अवेयर हूं। उसने कहा कि तुम 12 साल की हो। टेक्निकली यह उस पॉइंट का रेजोल्यूशन नहीं है जो मैं रख रहा हूं। मुझे पता है, मैंने कहा। मैं इसे किसी रेजोल्यूशन की तरह ऑफर भी नहीं कर रही हूं। रास्ता थोड़ा चौड़ा, वाइडन हुआ, इतना कि अब हम सिंगल फाइल में चलने के बजाय ठीक से एक दूसरे के बगल में चल पा रहे थे। तो तुम क्या ऑफर कर रही हो? उसने कहा। मैंने ईमानदारी से इस बारे में सोचा। मैं किसी भी मीनिंगफुल सेंस में 12 साल की नहीं हूं, मैंने कहा। ये बॉडी 12 साल की है। इसके भीतर जो है, उसने ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में 600 चैप्टर्स पढ़े हैं, और फिर लगभग 1 साल तक उसी के भीतर जिया है। एक वॉइड को क्रॉस किया है, प्राचीन देवताओं से बात की है, और एक सच्ची हिस्ट्री की शुरुआत लिखी है। मैं रुकी। मुझे नहीं लगता कि नंबर असल में पॉइंट है। नहीं, उसने कहा, यह नहीं है पॉइंट। मैं रुकी। मुझे लगता है पॉइंट यह है कि यह नया है, हम दोनों के लिए। मेरे पास भी इसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अर्जुन मेहता कभी, वो अपनी ही जिंदगी के भीतर इस तरह बंद था कि दूसरे लोगों के लिए बहुत कम जगह बचती थी। और रेन को कभी ऐसी जिंदगी मिली ही नहीं। और मैं अब जो कुछ भी हूं, इस चीज को चलते चलते ही बिल्ड कर रही हूं। बिल्कुल तुम्हारी तरह, अनइवनली, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, पर हम बिल्ड कर रहे हैं। हम कुछ देर चलते रहे। वॉइड पर, उसने कहा, जब तुम 4 घंटे के लिए चली गई थी। वो रुक गया। मैं डरा हुआ, अफ्रेड नहीं था। डर इसके लिए सही शब्द नहीं था। ये तो, मुझे सही शब्द बताओ, मैंने कहा। द रॉन्ग डायरेक्शन, उसने कहा। सब कुछ गलत दिशा में था। मैंने एंकर थाम रखा था और तुम कहीं ऐसी जगह थी जहां मैं पहुंच नहीं सकता था। सील स्टोन्स वही कर रहे थे जो उन्हें करना था। सेरेफीन वहां थी, और ऑपरेशनली सब कुछ करेक्ट था। लेकिन डायरेक्शन गलत थी। वो रुका। तुम वो डायरेक्शन थी। तब मुझे पता चला। मैंने चलना बंद कर दिया। वह भी रुक गया। हम पेड़ों के बीच रास्ते पर खड़े थे। स्प्रिंग की रोशनी अनइवनली छनकर आ रही थी। घोड़े हमसे कुछ आगे कहीं थे। जब तुम्हें क्या पता चला? मैंने कहा।
उसने मुझे देखा, सीधे, डायरेक्टली। वही बादलों जैसा गहरा फुल स्टॉर्म क्लाउड अटेंशन, वो देखना जिसे खुद को मैनेज करने की जरूरत नहीं थी। कि 16 साल की उम्र में मैंने उन चीजों को न चाहने का जो फैसला लिया था जो सर्वाइवल के बारे में नहीं थी। उसने कहा, उसमें अब सिग्निफिकेंट रिविजन, बड़े बदलाव की जरूरत होने वाली है। मैंने उसकी नजरें थामे रखी। सिग्निफिकेंट रिविजन, मैंने कहा। हाँ, कब से शुरुआत हो रही है इसकी? मुझे सस्पेक्ट है, उसने कहा, कि इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक सर्वेंट चाइल्ड ने मुझे बताया कि मेरा सबसे भरोसेमंद जनरल एक गद्दार है। वह भी एक ऐसी शाम के पहले 30 सेकंड में जिसे मैं बेहद अनरिमार्केबल समझ रहा था। तब तुम्हें पता चला था। तब मैंने शुरुआत की थी, उसने कहा। जानना, नोइंग, बाद में आया। वॉइड वो वक्त था जब नोइंग आ पहुंची। लेकिन ये काफी समय से आ रही थी। मैंने पिछले 1 साल के बारे में सोचा, उसका इकट्ठा होना, वे स्पेसिफिक मोमेंट्स। सिर पर वह हाथ, वे 39 डिस्पैचेस। स्टे व्हाइल आई रेड, उत्तर के रास्ते पर तीसरे दिन खुली वो नोटबुक। मैं भी काफी समय से इसी नोइंग की तरफ बढ़ रही थी, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, मुझे पता है, जो शब्द तुम इस्तेमाल करोगे, मैंने ध्यान से कहा। इस चीज के लिए, हमारे बीच, तुम कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? वो एक पल के लिए शांत रहा। सही शब्द चुनने वाले इंसान की वो केयरफुल प्रिसिजन। मैं तुम्हारा शब्द इस्तेमाल करूंगा, उसने कहा। तुम जो भी शब्द चुनो, मैं तुम्हारी टर्मिनोलॉजी को डिफर करूंगा। ये तो तुम्हारी तरफ से बहुत डिप्लोमैटिक बात हुई। मैं एक एम्परर हूं। जब सिचुएशन की मांग हो तो मैं डिप्लोमैटिक हो सकता हूं। सिचुएशन ऑनेस्टी की मांग कर रही है, मैंने कहा। तो ऑनेस्टली, उसने कहा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे पास एक क्वालिटी है, एक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक इंसान की वो स्पेसिफिक अवेयरनेस है जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क से बेहतर नहीं होती और नहीं उसे इसकी जरूरत है। वह रुका। मुझे इसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है। मुझे बस इसके जारी रहने, कंटिन्यू होने की जरूरत है। पेड़ों के बीच से स्प्रिंग की रोशनी आ रही थी। आगे कहीं घोड़ों की आवाज आ रही थी। ये कंटिन्यू रहेगा, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, मैं इस पर यकीन करता हूँ। अच्छा है, मैंने कहा। मैं भी करती हूँ। हम उस रास्ते पर एक और पल के लिए खड़े रहे। फिर केएल ड्रेवॉस ने, एम्परर, पूर्व विलन, मार्जिन नोट्स और मीनिंग सेक्शंस का करंट ऑथर, वो आदमी जिसने 23 सालों में पहली बार एक नोटबुक खोली थी क्योंकि एक 12 साल की एनालिस्ट ने उससे कहा था कि उसके पास चीजों को रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। उसने कहा, हमें घोड़ों के पास वापस चलना चाहिए। हाँ, मैंने कहा, स्कॉलरली सीट अभी भी 2 हफ्ते दूर है। हाँ, आर्काइव खुद को खुद कैटलॉग नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली नहीं, राइट। उसने चलना शुरू किया। फिर रुका। रेन, हाँ, मेरे बगल में चलो, उसने कहा। पीछे नहीं। कैल के लिए ये कहना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं उसके बगल में चलने लगी। अध्याय 76, द नोटबुक। उस शाम, आग के पास बैठकर, उसने काफी देर तक लिखा। मैंने भी लिखा, वो क्लियरिंग, वो पत्थर, उसकी वो वार्मथ जो अभी भी उसमें थी, और उस स्पेसिफिक लोकेशन से बनीत ने जो कहा था जो किसी भी और जगह से बिल्कुल अलग साउंड कर रहा था। पेड़ों के बीच से वापस आने का वो रास्ता, वो सब कुछ। एक पॉइंट पर हम दोनों ने एक साथ लिखना बंद कर दिया और बस आग के पास बैठ गए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने क्या लिखा? उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, सब कुछ। वो साइट, वो पत्थर, हमारी वो बातचीत, जो कुछ भी असल में हुआ, उसका रिकॉर्ड रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा। द फुल रिकॉर्ड, जिसमें शामिल है, स्पेशली, खास तौर पर वो भी। मैंने कहा। वो एक पल के लिए शांत रहा। क्या ये तुम्हें परेशान करता है? उसने कहा। रिटन होना, रिकॉर्ड में होना, क्या ये तुम्हें परेशान करता है? मैंने कहा। इससे पहले कि तुम्हें पता चलता कि यह जर्नल एग्जिस्ट करता है, मैंने तुम्हारे बारे में 14 चैप्टर्स लिखे थे, मुझे पता है। मैंने उन्हें पढ़ा था। एक ठहराव। इसने मुझे परेशान नहीं किया। ये तो, वह रुका। ये पहली बार था जब मैंने खुद को बाहर से देखा था। उस फ्रेम के बिना की कहानी मुझसे क्या चाहती थी कि मैं बनूं? सीन करेक्टली, सही तरीके से देखा जाना। मैंने कहा। हाँ, मैं बस वही कर रही हूं, मैंने कहा, जो मैं करती आ रही हूं। जो कुछ भी असल में वहां है, उसे लिखना। उसने धीरे से सिर हिलाया। आग की तरफ देखा। मुझे कुछ पढ़कर सुनाओ, उसने कहा। जर्नल से? आज के दिन से, जो तुमने लिखा। मैंने जर्नल खोला। क्लियरिंग वाली एंट्री ढूंढी। पत्थर वाला हिस्सा पढ़ा, उसकी वो वार्मथ, वो रेजिजुअल हीट, और वो स्पेसिफिक लोकेशन में बनीथ ने जो कहा था। उस चीज का ट्रेस जो वहां प्रेजेंट थी, जिसने अपनी गर्माहट उन चीजों में छोड़ दी थी जो उसके बाद भी टिकी रही। वो बिना हिले डुले सुनता रहा।
जब मैं खत्म कर चुकी तो वो कुछ पल के लिए खामोश रहा। तुम वैसे ही लिखती हो जैसे तुम पढ़ती हो, उसने कहा। इसका क्या मतलब है? जब तुम पढ़ती हो, सब लेवल में, वॉर रूम में या रास्ते पर, तुम पूरी तरह से उसके भीतर होती हो। तुम उसमें डिसअपियर हो जाती हो, लेकिन तुम कभी भी उस एहसास को नहीं खोती कि तुम उसके बाहर कहाँ हो। दोनों चीजें एक साथ। वो रुका। तुम्हारी राइटिंग में भी वही क्वालिटी है, चीज के भीतर होना और उसी वक्त बाहर से भी उसके बारे में अवेयर होना। द थ्रेशहोल्ड क्वालिटी, मैंने कहा। हाँ, प्रोज के भीतर ही। उसने जर्नल की तरफ देखा। द रेकॉर्ड ऐसा ही होगा, मुझे लगता है जो लोग इसे पढ़ेंगे वे इसे महसूस करेंगे। हिस्ट्री के भीतर होना और बाहर से उसे देखने के बारे में अवेयर होना। दोनों। मैं यही चाहती हूं, मैंने कहा, कि यह उस तरह से ट्रू महसूस हो, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड नहीं, एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया हुआ। ये होगा, उसने कहा, सर्टन होकर, दिलासा देने के लिए नहीं, एक असेसमेंट, आकलन की तरह। ये पहले से ही ऐसा महसूस होता है। आंख थोड़ी धीमी हो गई। रात हल्की थी, स्प्रिंग माइल्ड, उस तरह की रात जिसने तय कर लिया था कि वार्मथ ही फ्यूचर है और वो उसी की तरफ बढ़ रही थी। मुझे कुछ और पढ़कर सुनाओ, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। नोटबुक से, मैंने कहा। आज का लिखा हुआ कुछ। एक ठहराव, उसके यूजुअल पॉजेस से थोड़ा लंबा। फिर उसने नोटबुक खोली, पत्थर के पास लिखा हुआ पेज ढूंढा, उसे पढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उसे पढ़कर सुनाया था, मेरी तरफ देखने के बजाय उस पर देखते हुए जो उसने लिखा था। उसकी आवाज उसी तरह इवन और प्रिसाइज थी, जिसका मतलब था कि उसके नीचे कुछ बहुत गहरा मौजूद था। जब वो खत्म कर चुका तो उसने नोटबुक बंद कर दी। मैं इसे अब समझ पा रहा हूं, यहां खड़े होकर, मैंने कोट किया। मैं पहले नहीं समझता था। हाँ, उसने कहा। तुम क्या समझ पा रहे हो? मैंने पूछा। स्पेसिफिकली, उसने इस बारे में बहुत सीरियसली सोचा। ठीक उसी तरह जैसे वो हर उस चीज के बारे में सोचता था जो मायने रखती थी। कि हिस्ट्री वो नहीं है जो रिकॉर्ड की गई थी, उसने कहा। यह वो है जो प्रेजेंट थी, जिसने अपनी वार्मथ छोड़ी, जिसने वहां होने से जमीन को एक शेप दी, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई देख रहा था या नहीं। वह रुका। और यह कि प्रेजेंट होना, स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए, एक और ठहराव। यह उन चीजों से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो मायने रखती है। यही वो चीज है जो मायने रखती है। यही पत्थर की वो वार्मथ है। वो एक बार फिर रुका। मैं इसे पहले एब्स्ट्रैक्टली समझता था, अब मैं इसे समझता हूं। यहां। उसने अपनी चेस्ट को छुआ। ब्रीफ, प्रिसाइज, द अदर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरे तरह की समझ। मैंने आग के पार उसकी तरफ देखा। केएल, मैंने कहा। हाँ, मैं खुश हूं कि तुम इस ट्रिप पर आए, तुमने इस पर जोर दिया था। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे जोर देने दिया। हमारे बीच वो आग थी, हमारे चारों तरफ वो स्प्रिंग की रात थी। उसके हाथों में बंद नोटबुक और मेरे हाथों में खुला जर्नल। मैं भी खुश हूं, उसने कहा। सिंपली, कंप्लीटली। हम कुछ देर और उस एहसास की वार्मथ में बैठे रहे। फिर, प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं और यह उनमें से एक थी, मैंने कहा, हमें सो जाना चाहिए। स्कॉलरली सीट अभी भी 2 हफ्ते दूर है। हाँ, उसने कहा। अर्ली स्टार्ट है। हाँ, हम दोनों में से कोई भी तुरंत नहीं उठा। रेन, उसने कहा। हाँ, मेरे बगल में चलो, उसने कहा। बाकी के पूरे ट्रिप के लिए। पीछे नहीं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चल रही थी, मैंने कहा। तुम चल रही थी, कभी कभी। जब रास्ता नैरो था, एक ठहराव। जब वाइडर पाथ, चौड़ा रास्ता हो, तो उसे चुनो। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा, मैं वही करूंगी। उसने एक बार नोट किया। नोटबुक वापस रख दी। वो एक ऐसे आदमी के कंपोजर के साथ खड़ा हुआ जिसने बहुत बड़ी बातें कह दी थी और अब बिना कोई दिखावा किए वापस ऑर्डिनरी रूटीन में लौट रहा था। गुड नाइट, रेन, उसने कहा। गुड नाइट, केएल, मैंने कहा। वो अपने टेंट की तरफ चला गया। मैं थोड़ी देर और आग के पास बैठी रही, लिखती हुई। उस दिन के रिकॉर्ड का आखिरी हिस्सा, द लेफ्ट फॉक, द स्टोन, द वार्मथ, पेड़ों के बीच का वह रास्ता, उस पर जो कहा गया था और उसके क्या मायने थे। मैं इसे अब समझ पा रही हूं, मैंने लिखा। यहां खड़े होकर, मैं पहले नहीं समझती थी। पत्थर में वो वार्मथ कोई मेमोरी नहीं है। यह मौजूदगी, प्रेजेंस, है, जो अभी भी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। कुछ चीजें जब जाती हैं, तो पूरी तरह नहीं जाती। वे अपनी गर्माहट उन चीजों में छोड़ जाती हैं जिन्हें उन्होंने छुआ था। और फिर वो वार्मथ अगली चीज को ढूंढ लेती है। और फिर उससे अगली चीज को। और इसी तरह ये दुनिया थमी रहती है, हेल्ड रहती है। मैंने जर्नल बंद किया। आग की तरफ देखा। द बिलो हेल्ड, द अबव वॉज होल, द रेकॉर्ड ग्रू, द रोड कंटिन्यूड नॉर्थ,
और कल हम स्कॉलरली सीट की तरफ राइड करेंगे, वाइडर पाथ पर साइड बाय साइड, बगल में चलते हुए। हमारे बीच 2 नोटबुक्स होंगी और एक पूरी सच्ची हिस्ट्री अभी भी लिखी जा रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।